आज ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं। रिकर्सिव क्या होता है, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल क्या होता है, डिसाइडेबल क्या होता है, डिसाइडेबिलिटी क्या होता है और हॉल्टिंग प्रॉब्लम क्या होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मैं आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि चीज़ें होती क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कहते हैं रिकर्सिवली इन्यूमरेबल। ठीक, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल को ही हम लोग बोलते हैं ट्यूरिंग मशीन रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज या फिर सेमी डिसाइडेबल लैंग्वेज। ठीक, और जो रिकर्सिव लैंग्वेज होती हैं इसी को ही हम लोग बोलते हैं डिसाइडेबल लैंग्वेज। अब इन दोनों में डिफरेंस समझिए, ये लाइन समझने वाली है, ये और ये, इससे ही आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। रिकर्सिवली इन्यूमरेबल वो लैंग्वेज होती हैं जो लैंग्वेज एल बिलोंग्स टू सम इनपुट, ठीक, जिनको ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करे। सिंपल सी बात है। और इस सिंबल पे ध्यान देने वाली बात ये है, फॉर सम। ठीक, मतलब कोई भी लैंग्वेज, मतलब कोई भी लैंग्वेज एल जो किसी इनपुट पे है और जिसको ट्यूरिंग मशीन एम एक्सेप्ट करती हो। सीधा लिखा हुआ है, एल इज रिकर्सिवली इन्यूमरेबल इफ सम ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट इट, दैट्स इट। तो ये हो गई क्या, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल। अब देखो रिकर्सिव क्या होती है। रिकर्सिव लैंग्वेज वो होती है जो लैंग्वेज एल है ओवर सम इनपुट 0,1 जिसको ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करे, साथ में एक कंडीशन और लगा दो। एक कंडीशन और लगी हुई है, क्या, ये चीज इसमें एडिशनल है, सच दैट एम होल्ड्स ओवर इनपुट अल्फाबेट सिग्मा। मतलब जो लैंग्वेज हॉल्ट करेगी फॉर एवरी, सिंबल यहाँ लगा हुआ है, फॉर एवरी इनपुट। तो लैंग्वेज एल इज रिकर्सिव if there is some Turing machine M that holds on every input, that's it। अब बात समझ में आई। कोई भी लैंग्वेज जिसको कोई ट्यूरिंग मशीन अगर एक्सेप्ट करती है, केवल इतनी बात कही जाए, तो वो होगी रिकर्सिवली इन्यूमरेबल। अगर कहा जाता है कोई भी ट्यूरिंग मशीन जिसको, ऐसी लैंग्वेज जिसको कोई भी ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करती है एंड दैट होल्ड्स ऑन एवरी इनपुट, तो वो हो जाएगी रिकर्सिव लैंग्वेज। बात समझ में आ गई। अगर ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्टेबिलिटी है तो रिकर्सिवली इन्यूमरेबल। और अगर ये बताया जा रहा है कि हॉल्ट ऑन एवरी इनपुट, मतलब हर इनपुट पे डिफाइन किया गया है कि ये मशीन हॉल्ट करेगी। देखो, हॉल्ट नो हॉल्ट एक अलग चीज है। हॉल्ट मतलब मशीन प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रही है, नो हॉल्ट मतलब मशीन कॉन्टिन्यूस लूपिंग में जा रही है। तो यहाँ ये बात नहीं कही गई कि लूपिंग में जा रही है नहीं जा रही, यहाँ सिर्फ फिर ये कह रहा है कि ट्यूरिंग मशीन अगर एक्सेप्ट है तो रिकर्सिवली इन्यूमरेबल होगी। अगर ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करती है और होल्ड्स ऑन एवरी इनपुट, तो ये रिकर्सिव होगी। सीधी सी बात। आप ये टर्मिनोलॉजी देख लीजिए, एल कोई इनपुट है जिसको ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करती हो, ट्यूरिंग मशीन की लैंग्वेज के फॉर्म में लिखी जा सके, तो वो होगी रिकर्सिव। और इसमें एक कंडीशन और जोड़ दी साथ में, एम होल्ड्स फॉर एवरी इनपुट डब्ल्यू, तो ये हुई क्या, रिकर्सिव लैंग्वेज। बहुत क्लियर सा डिफरेंस है। अब देखिए, इसी से आगे कहानी निकलती है डिसाइडेबिलिटी और अनडिसाइडेबिलिटी। अभी मैंने क्या कहा था कि रिकर्सिव लैंग्वेज को ही डिसाइडेबल कहते हैं, ठीक है ना। रिकर्सिवली इन्यूमरेबल प्लस हॉल्टिंग, तभी तो रिकर्सिव बना। रिकर्सिव कैसे बना था, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल हो प्लस हॉल्ट करे और एवरी इनपुट तो वो डिसाइड रिकर्सिव हो जाएगी या डिसाइडेबल हो जाएगी। तो वही प्रॉब्लम इन्होंने लिखी हुई है कि वही लैंग्वेज डेफिनेशन लिखी हुई है, लैंग्वेज एल इज डिसाइडेबल इफ देयर इज ए ट्यूरिंग मशीन एम सच दैट लैंग्वेज होनी चाहिए एम होल्ड्स और एवरी इनपुट। तो ये हो गई डिसाइडेबिलिटी की डेफिनेशन। सेम बात। अच्छा, इस रिकर्सिवली इन्यूमरेबल क्या होता है, ये डिसाइडेबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर हॉल्ट वाली कंडीशन डिफाइन होगी तो रिकर्सिव होगी, अगर नहीं होगी तो फिर नहीं होगी। तो सेम चीज यहाँ लिखा हुआ है कि L इज डिसाइडेबल देन L इज रिकर्सिवली इन्यूमरेबल।
मतलब एल अगर डिसाइडेबल है तो वो रिकर्सिवली इन्यूमरेबल तो होगी ही होगी, है ना। क्यों? इसमें मे भी और मे नॉट भी। तो ये चीज डिसाइडेबिलिटी में ये 2 पॉइंट आ गए। अब देखो अनडिसाइडेबिलिटी क्या कहती है। सीधी सी बात, जो नॉट डिसाइडेबल है, जनरली बच्चे इतना लिख के छोड़ देते हैं कि नॉट डिसाइडेबल होगी, कोई प्रॉपर नहीं, बस के आगे लिखना पड़ेगा। नॉट डिसाइडेबल का मतलब दैट नो ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट दैट हॉल्ट्स ऑन एवरी इनपुट, ठीक है ना। हर एक इनपुट पे अगर हॉल्ट की कंडीशन नहीं डिफाइन है तो वो अनडिसाइडेबल होगी। इसके बाद दूसरा रिकर्सिवली इन्यूमरेबल के तरीके से लिख लो, आइदर एल इज नॉट रिकर्सिवली इन्यूमरेबल और नो ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट। दो डेफिनेशन बताई थी ना मैंने, क्या? ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करे एंड हॉल्ट ऑन एवरी इनपुट। तो ट्यूरिंग मशीन अगर एक्सेप्ट नहीं करती है तो अनडिसाइडेबल होगी। अगर कोई लैंग्वेज रिकर्सिवली इन्यूमरेबल तो है बट नॉट डिसाइडेबल, मतलब मशीन ट्यूरिंग मशीन तो एक्सेप्ट कर रही है बट हॉल्ट डिफाइन नहीं है सम इनपुट पे, तो भी वो अनडिसाइडेबल होगी। अब बात क्लियर हो गई। मतलब देखो रिकर्सिवली इन्यूमरेबल में क्या था कि सारी लैंग्वेज ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करे, यहाँ पर एक्सेप्ट तो करे बट हॉल्ट ऑन एवरी इनपुट। तो डिसाइडेबल में तो बात क्लियर हो गई कि एक्सेप्ट करे और हॉल्ट करे। अनडिसाइडेबल में क्या होगा कि तीन बातें होंगी यहाँ पर, क्या? कोई ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट ना करे, या हॉल्ट की कंडीशन ना डिफाइन हो, या ट्यूरिंग मशीन तो एक्सेप्ट कर रही है बट हॉल्ट की कंडीशन डिफाइन नहीं है, तो वो होगी क्या? अनडिसाइडेबिलिटी। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल, रिकर्सिव और अनडिसाइडेबल। ठीक है, मैं वो फिर से रिपीट कर देता हूँ पेन चेंज करके। रिकर्सिवली इन्यूमरेबल मतलब सम ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट इट। रिकर्सिव मतलब या डिसाइडेबल मतलब ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करे प्लस दैट होल्ड्स ऑन एवरी इनपुट, जो ये वाली कंडीशन लिखी हुई है। डिसाइडेबल में ट्यूरिंग मशीन जो कोई भी लैंग्वेज एक्सेप्ट करती हो एंड होल्ड्स ऑन एवरी इनपुट। अगर एल कोई लैंग्वेज डिसाइडेबल है तो वो रिकर्सिवली इन्यूमरेबल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, वहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अनडिसाइडेबल कब होगी? जब कोई भी ट्यूरिंग मशीन दैट कोई भी ट्यूरिंग मशीन अगर हॉल्ट डिफाइन नहीं है तो नहीं होगा, ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो नहीं होगा, अगर ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट कर रही है बट हॉल्ट सारे इनपुट डिफाइन नहीं है तो वो अनडिसाइडेबल होगा। तो ये चारों पॉइंट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। व्हाट इज रिकर्सिवली इन्यूमरेबल, व्हाट इज रिकर्सिव, व्हाट इज डिसाइडेबिलिटी एंड व्हाट इज अनडिसाइडेबिलिटी। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इसी में एक छोटी सी प्रॉब्लम पूछी जाती है, व्हाट डू यू मीन बाय हॉल्टिंग प्रॉब्लम। हॉल्टिंग प्रॉब्लम का मतलब क्या है? देखो, जब हम कोई कोड लिखते हैं या कोई मशीन डिजाइन करते हैं तो जरूरी नहीं, दो चीजें निकल के आती हैं। जरूरी नहीं कि वो हॉल्ट पे जाए, हॉल्ट मतलब प्रॉपरली टर्मिनेट हो, टर्मिनेटिंग प्रॉब्लम ही बोलते हैं उसको। प्रॉपरली टर्मिनेट हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो लूपिंग में चली जाए, है ना, कॉन्टिन्यूअस एग्जीक्यूशन में जाए। तो हॉल्टिंग प्रॉब्लम क्या कहती है? विल कंसीडर द गिवन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ट्यूरिंग मशीन, द आउटपुट ऑफ ट्यूरिंग मशीन कैन बी क्या? हॉल्ट और नो हॉल्ट। कलर चेंज करता हूँ, दैट विल बी हॉल्ट और नो हॉल्ट। हॉल्ट मतलब मशीन विल हॉल्ट आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, कुछ एग्जीक्यूशन में जाएगी उसके बाद ये हॉल्ट हो जाएगी, मतलब प्रॉपरली टर्मिनेट हो जाएगी। नो हॉल्ट का मतलब क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन नेवर रीच टू ए हाफ स्टेट नो मैटर हाउ लॉन्ग इट रन। हॉल्ट स्टेट, ये ऑफ नहीं, हॉल्ट मतलब कहीं पर भी ये टर्मिनेट नहीं होगी, ये एग्जीक्यूशन में चलती ही रहेगी। डायग्राम समझिए, कुछ इनपुट दिया गया मशीन में, एक कंडीशन पे ये एक्सेप्ट हो जाती है, हो सकता है दूसरी तरफ पर हॉल्ट को रिजेक्ट कर दे। एग्जाम्पल से देख लीजिए, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कोई फंक्शन केस बना हुआ है, एक लूप लगा दी, यहाँ से रिटर्न कर रहा है, एल्स में फिर से लूप लगा दी, ठीक, यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, ठीक है, एच की वैल्यू कोई। तो ये देखिए मशीन में इनपुट हुआ, एक पे तो हमने हॉल्ट डिफाइन कर रखा है कि भाई यहाँ पे ये मशीन प्रॉपर टर्मिनेट हो जाएगी, दूसरी लूप हम इंडेफिनेटली चलाते जा रहे हैं, इंडेफिनेटली चलाते जा रहे हैं, इंडेफिनेटली चलाते जा रहे हैं, तो ये क्या बोली जाएगी? नो हॉल्ट। ठीक, तो सिंपल सी बात है, जब हम मशीन में कुछ इनपुट देते हैं और उसको जब हम डिफाइन करते हैं तो मशीन जो है या तो हॉल्ट पे जाएगी या नो हॉल्ट पे जाएगी। हॉल्ट का मतलब प्रॉपरली टर्मिनेट होगी और नो हॉल्ट का मतलब टर्मिनेट नहीं होगी, नॉट टर्मिनेटेड, या फिर सीधा का सीधा वो
कहीं ना कहीं लूपिंग में फंसी रहेगी, दैट इज कॉल्ड नो हॉल्ट। इसको हम लोग बोलते हैं हॉल्टिंग प्रॉब्लम। छोटे छोटे से टॉपिक थे जो मैंने आपको बताया, रिकर्सिवली इनूमरेबल, रिकर्सिव, डिसाइडेबिलिटी, अनडिसाइडेबिलिटी एंड हॉल्टिंग प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।